ये एक यूनिट तुम्हारा 12 मार्क्स का आता है, पूरी मैक्रो का सबसे हेवी यूनिट। इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल कंफर्म्ड आता है हर साल। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो अगर मेरे भाई तुम्हें इकोनॉमिक्स से डर लग रहा है, ऐसा डाउट हो रहा है कि हम इकोनॉमिक्स में पास होंगे या नहीं होंगे, फेल होने की कगार पर खड़े हो और बस एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हो कि जिस पे क्लिक कर दें और हम इकोनॉमिक्स में पास हो जाए, तो मैं तुम्हें ये वादा करता हूं, ये भरोसा दिलाता हूं कि इस एक वीडियो के दम पर तुम सिर्फ पास नहीं होगे बल्कि अच्छे नंबरों से पास होगे। अगर तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करा है या आज हम पहली बार मिल रहे हैं और मेरा चेहरा तुम्हारे लिए नया है, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना, तो तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इको में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस यूनिट से आता ही आता। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, वो कहते हैं भैया हमें ना इकोनॉमिक्स के आंसर्स याद ही नहीं होते और इस वजह से ना हमें मार्क्स ही नहीं मिलते ठीक से। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यार, जब भी मैं कोई सोल्यूशन समझाऊंगा ना, तुम्हारे को कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा, तो हर आंसर में ना मैं कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन करता जाऊंगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उन कीवर्ड्स को याद कर लेना, और जब तुम अपने एग्जाम में आंसर फ्रेम करोगे ना, तो वो कीवर्ड जरूर लिखना और उसके साथ साथ तुम अपनी लैंग्वेज में बना लेना आंसर। ऐसा जब करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तब सवाल ही नहीं उठता कि तुम्हारे इकोनॉमिक्स में मार्क्स ना आए। तो टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। तुम इकोनॉमिक्स में पास भी हो जाओगे और अच्छे नंबरों से पास होगे, तो बिल्कुल भी मत इस बारे में सोचो। और इसी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, आपको मैं समझाऊंगा पहले और उसके बाद कीवर्ड्स मार्क करूंगा, ताकि तुम्हारे को याद कितना पोर्शन करना है वो तुम्हें पता चल जाएगा, और उसके बाद तुम आंसर्स अपने आप बनाने लायक हो जाओगे। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा होना चाहिए, ताकि जब हम अपने आप बनाए ना, तो हमें ये तो पता हो भाई लिखना क्या है। समझ रहे हो बात को? तो आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एडी, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। एडी का यहाँ पर मतलब है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, वो कितने फाइनल वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं। खरीद नहीं रहे, खरीदना चाहते हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितने सेक्टर्स हो गए भाई? हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फर्म्स हो गई, गवर्नमेंट हो गई, और चौथा क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो ये चारों मिलकर कितना एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वो आपका होता है एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे भाई आप डेफिनेशन लिखोगे और मैं तुम्हें रूल ऑफ थंब बता देता हूँ। रूल ऑफ थंब ये होता है कि हमें ना डेफिनेशन की लैंग्वेज अपने आप नहीं बनानी। डेफिनेशन जितनी भी हैं पूरी इकोनॉमिक्स में आपको याद ही करनी है। अगर आप डेफिनेशन अपने आप बनाओगे ना, तो नंबर कटते हैं। तो डेफिनेशन मत अपने आप बनाना। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये तुम्हारे आंसर में होना चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड होना चाहिए। ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग, प्लानिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो तुम्हारे आंसर में होनी चाहिए, पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर वही अपना फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स वाला, अप्रैल 1 to मार्च 31, वही है यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो अब देखो कंपोनेंट्स करेंगे हम लोग। पहला कंपोनेंट है प्राइवेट। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हाउस होल्ड मतलब हम लोग, जैसे तुम हो गए, मैं हो गए। हमारा क्या खर्चा है भाई? हमारा खर्चा, हमें सबसे कॉमन खर्चा घर का क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। हमें खाने के ऊपर खर्चा करना है, पहनने के लिए कपड़े पे खर्चा करना है, जहाँ रह रहे हैं उस घर पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एक हाउस होल्ड का खर्चा, फैमिली का खर्चा। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है तुम्हारी या मेरी वो कमाई जो हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम वो खर्च कर देंगे या फिर हम उसको क्या करेंगे? सेव कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी डिस्पोजेबल इनकम, वो आपको इसी आंसर में लिखनी है। तो मैं यहाँ पे ज़रा तुम्हारे को अंडरलाइन कर देता हूँ कि इसमें तुम्हारे आंसर में क्या होना चाहिए, जो कीवर्ड्स हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन चीज अंडरलाइन कर दी, ये कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में होने चाहिए। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, जो ऊपर डेफिनेशन में पड़ा है। डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात करते हैं ना, जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा उतना ज्यादा हाउस होल्ड खर्चा कर सकता है। और डिस्पोजेबल इनकम का यहाँ पे फिर एक डेफिनेशन लिख देना और तुम्हारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो चीजें समझ लोगे ना, तो याद करनी बहुत आसान होती है। इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है? फर्म्स कर रही हैं। और फर्म्स किस चीज पे इन्वेस्टमेंट कर रही है? इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पैसा लगा रही है। फर्म्स पैसा लगा रही है कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स मतलब ऐसा गुड खरीदना जो प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में केक्स बनते हैं, तो अगर वो कोई बहुत बड़ा ओवन लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा? केक्स बनाने की प्रोडक्शन वो और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का उनका कैपिटल गुड हो गया, और ये क्या होगी? एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। तो ये चीज है, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फर्म्स
ऑन कैपिटल गुड्स, ये तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल है मशीनरी खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, बिल्डिंग खरीदना एंड चेंज इन इन्वेंट्री। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है मेरे भाई? चेंज इन इन्वेंट्री होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, या फिर इस साल के प्रोडक्शन में से इस साल का सेल्स माइनस करेंगे तो इस साल का अनसोल्ड गुड्स आ जाएगा, और वही क्या होता है? चेंज इन इन्वेंट्री आपका रहता है। अगला है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ये दोनों काम करती है, कंज्यूमर गुड्स भी खरीदती है, कैपिटल गुड्स भी खरीदती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ये दोनों काम हो गए जो हमने पहले पढ़े। अब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करना। तो आपको ये मेन याद करना है कि गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एजुकेशन पे खर्चा करना, हेल्थ पे खर्चा करना, ट्रांसपोर्ट पे। गवर्नमेंट हमारी सरकार है ना, सरकार को भी तो बहुत सारा खर्चा करना है ना देश को चलाने के लिए। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब बड़ा मोटा खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब मोटा खर्चा, हाईवे बनाना, रोड्स बनवाना, पावर प्लांट्स बनवाना, ठीक है, ताकि बिजली वगैरह पूरे शहर में टाइमली आए, 24 घंटे आए। तो मोटा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कम खर्चा या छोटे कंपैरेटिवली छोटी वैल्यू का खर्चा जो कंज्यूम हो जाता है वो हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें जो याद करना है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया, सिर्फ यही वर्ड्स याद कर लो, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर याद कर लिया, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल्स वर्ड याद कर लिया, ये टर्म याद कर ली, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखे, ये टर्म तुमने याद कर ली। फिर इनके एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लो। इसको याद कर लोगे ना, जब ये जो अंडरलाइन कीवर्ड्स करें ये जब याद कर लोगे उसके बाद तुम इकोनॉमिक्स में अपने आप लैंग्वेज बना पाओगे बहुत आराम से। अगर ये आंसर्स होंगे तुम्हारी जो अपने आप बनाई हुई लैंग्वेज है ना, उसमें भी तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आखिरी है इसमें नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है सामान बाहर भेजना, दूसरे देश में भेजना, यहाँ बने बाहर भेजा। तो ये भी क्या एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो तुम खुद सोचो, हमारे देश के गुड्स की डिमांड हो रही है ना, तभी तो हम बाहर बेच रहे हैं, तभी तो बाहर के लोग हमारा गुड्स खरीद रहे हैं क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट्स हो गया। इसमें से माइनस कर दो इंपोर्ट की, हम लोग जो डिमांड बाहर के गुड्स की कर रहे हैं वो हमें हटानी है, हमारे गुड्स जो बाहर जा रहे हैं वो रखने हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं बाहर के गुड्स को वो हटाना है। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये आपका नेट एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, सिंपली आप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का मीनिंग अपनी लैंग्वेज में बना देना और तुम्हारा काम चल जाएगा। बस लास्ट में लिख देना डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। बस ये याद कर लेना, बाकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का मीनिंग आपको अपनी लैंग्वेज में बनाना है। अब मैं तुम्हारे को ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं। देखो इस पे ना तुम्हारे को एमसीक्यू भी आता है, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस, ये चारों को एक साथ पढ़ते हैं जरा, इनका फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। इन पे एमसीक्यू भी आता है, इन पे न्यूमेरिकल आने की भी संभावना है, कहीं भी आ सकते हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कराऊंगा एपीसी। एपीसी का मतलब होता है सी बाय वाई। सी बाय वाई का मतलब है, वाई मतलब इनकम, कितना कमाया और जो कमाया उसमें से कितना खर्चा। तो इसके मैं अगर कुछ एग्जाम्पल्स लिखूं तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ही होंगे कि मान लो मैंने 1000 रुपये कमाए तो मैं उसमें कितने खर्च कर सकता हूँ? 500 खर्च कर सकता हूँ। पॉसिबल है 1000 कमाए 500 मैं उसमें खर्च कर सकता हूँ। अगर मैंने 1000 कमाए तो मैं पूरे 1000 भी खर्च कर सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है मैं 1000 कमाऊँ और मैं उससे भी ज़्यादा खर्च कर दूँ, 1200 खर्च कर दूँ। वो कैसे हो सकता है? पास्ट सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरोविंग्स, लोगों से उधार मांग के खर्च कर सकते हैं। तो कंज्यूम हम जितना कमाएं उससे ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे पे पैसे नहीं है, तुम्हें खर्चा करना है, दोस्त यार किस लिए है, थोड़ा बहुत उधार तो दे ही सकते हैं। तो हमारी कंजम्पशन जो है ज़्यादा हो सकती है हमारी इनकम से। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कंजम्पशन जो है क्या ये कभी आपकी ज़ीरो हो सकती है? हम 0 रुपीज़ की कंजम्पशन करें चाहे हमारी इनकम कुछ भी हो, क्या ऐसा हो सकता है हम कुछ कंज्यूम ही ना करें? ऐसा तो नहीं है ना, कंजम्पशन हमेशा रहती ही रहती है। जिनके पास कमाई नहीं होती, मान लो उनके पास कमाई नहीं है, जिन लोगों पे जो सड़क पे रहते हैं बेचारे, वो भी कुछ ना कुछ तो खाती है ना जिंदा रहने के लिए, कुछ तो फटा कपड़ा ही डालते हैं, कुछ तो पहनते हैं ना। तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, ये याद रखना। और कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है एपीसी के ऊपर, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी के नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। एपीसी का आंसर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1/2, मतलब एपीसी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, एपीसी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना, एपीसी हमेशा पॉजिटिव होगा। एपीसी 1 भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर तुम इसका आंसर देखोगे 1.2 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1। तो एपीसी क्या हो सकता है, कैन बी इक्वल टू 1 और एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर एक चीज तुम्हें समझनी है, जब भी तुम्हारा इक्वल टू 1 आ रहा है
ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कंजम्पशन और इनकम क्या है, बराबर है। यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम की इक्वल देखो 1000 है, तो जब भी कंजम्पशन और इक्वल बराबर होते हैं तो उन्हें बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसे बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, फ्री के नंबर है, 2 मिनट लगेंगे, समझ में आ जाएगा। अब एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, तो इसी से रिलेटेड अगर मैं देखूं, अगर मेरी कंजम्पशन 1000 है, मैं तुम्हें यहाँ पे पहले एपीएस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग्स अपॉन में इनकम। इसका मीनिंग है कि क्या कमाया उसमें से कितना बचाया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर 1000 कमाए थे, 500 खर्च करे थे, 1000 कमाए थे, 500 खर्च करे थे, तो इसके कंपैरिजन में एपीएस कितना होगा, सेम होगा, 500 बाय 1000 ही होगा भाई। 1000 में से 500 खर्च करे तो बाकी 500 हमने बचा लिए। 1000 में से 1000 कमाए, 1000 के 1000 खर्च हो गए, तो बचा तो कुछ भी नहीं, बचा तो कुछ भी नहीं, तो यानी कि सेविंग जीरो हो गई भाई। जितना कमाया सारा उड़ाया, तो बचाया क्या, कुछ भी नहीं बचा, सेविंग्स अपनी जीरो हो गई। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, 1000 कमाए, उड़ाए उससे भी ज़्यादा, तो सेविंग तो उल्टा क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, नेगेटिव हो गई। जो कमाया है उसमें से कमाई से भी ज़्यादा उड़ाया है, तो सेविंग्स क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये समझना है, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो होता है, और ये तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया भाई, व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर तो ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी में ये होगा कि सी इक्वल्स टू जब वाई होता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है, लेकिन एपीएस में सेविंग्स इक्वल टू जीरो जब हो जाती है वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही आपका जगह है, जो पोजीशनिंग है वो वही है कि सेविंग कंजम्पशन और इनकम इक्वल हुए, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग जीरो हो जाता है और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो जब एपीएस जीरो होता है, एपीएस जीरो होता है तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और जब एपीसी 1 होता है तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। एमसीक्यू आ सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, या तो हम कमाएंगे या फिर हम बचाएंगे। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला ये हो जाएगा कि एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस ये कितना होता है, ये इक्वल होता है। एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ याद रखना, एपीसी प्लस एपीएस। सिमिलरली यहाँ पर तुम्हें एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1 होता है, और इन दोनों की ही वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, और इन दोनों की वैल्यू 1 से कम होगी या 1 के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे एमपीसी और एमपीएस दोनों की ही बात कर रहा हूँ। 0 से और हमेशा इक्वल होगी या ज़्यादा होगी, 1 से हमेशा छोटी होगी या इक्वल होगी। एमपीसी एमपीएस दोनों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेगेटिव नहीं जाएगा, 1 से बड़ा यहाँ पे आपका एमपीसी एमपीएस नहीं जाएगा। अब यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपीएस से रिलेटेड, जरा सुन लो। ये देखो, सेविंग्स का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, -0.2। तो सेविंग्स यानी कि एपीएस आपका नेगेटिव हो सकता है, एपीएस आपका 0 हो सकता है, एपीएस आपका पॉजिटिव फ्रैक्शन में भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या एपीएस 1 हो सकता है? तुम इमेजिन करो, हमने 1000 कमाया और 1000 ही बचा लिया, 1000 कमाया 1000 ही बचा लिया। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन हमेशा रहती है। तो एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1, ये 1 कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। और अगर 1 नहीं हो सकता, क्या उससे बड़ा हो सकता है? मतलब इसका मतलब 1000 कमाया और हमने 1500 रुपये बचा लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? 1000 कमाया तो 1500 कैसे बचा लिए? ऐसा नहीं हो सकता। तो एपीएस कभी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे सामने, नोट डाउन करो, इसमें से एमसीक्यू या न्यूमेरिकल बन सकता है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज कराऊंगा ताकि हम न्यूमेरिकल्स करने लायक हो जाएं। इस यूनिट से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूमेरिकल आता है हर साल। तो यहाँ पे एमपीसी का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसका मीनिंग भी मैं बता देता हूँ। और इसका होता है चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई अगर चेंज मतलब बदलाव, इसको डेल्टा वाई और डेल्टा वर्ड्स, ये ट्राइंगल को डेल्टा भी बोलते हैं कुछ लोग। चेंज भी इसका मीनिंग चेंज होता है। चेंज का मतलब है कि अगर 1000 रुपये से इनकम बढ़ी, 1000 रुपये इनकम नहीं, 1000 रुपये से बढ़ी, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ा? तुम खुद सोचो यार, अगर तुम्हारी कल को सैलरी बढ़ेगी, मान लो तुम पहले 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, फिर तुम 1.5 लाख पर मंथ कमाते हो, तो जब सैलरी बढ़ती है तो हम अपने शौक पूरे करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये चेंज है, बदलाव है। एमपीएस का मतलब है अगर इनकम बढ़ी तो क्या हम सारा थोड़ी उड़ा देंगे, सारा नहीं उड़ाएंगे, थोड़ा सा बचाएंगे भी, तो इससे हमारी सेविंग्स भी कुछ ना कुछ होंगी। तो अगर इनकम बढ़ी तो कितनी सेविंग्स बढ़ी, सेविंग्स में कितना बदलाव आया, तो ये एमपीएस हो गया। अब ये दो फॉर्मूले हो गए। अब साथ साथ आपको के फॉर्मूले याद करने हैं। के का फॉर्मूला, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS, और के में एमपीएस की जगह अगर आप यहाँ से एमपीएस की वैल्यू निकालोगे तो एमपीएस की वैल्यू यहाँ पे अगर हम निकालें तो पॉजिटिव नंबर उधर जाके नेगेटिव होगा, तो 1 - MPC आएगा। तो यहाँ पर हम ये एमपीएस की जगह लिख सकते हैं 1 - MPC। के ये दो फॉर्मूले होगा, और के का एक और फॉर्मूला होता है, के का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, और ऊपर आएगी चेंज इन इनकम, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग काम की चीज़ है कि कैसे मुझे पता चल रहा है कि एमपीसी एमपीएस में डेल्टा वाई यानी कि इनकम जो है नीचे है, लेकिन मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में इनकम जो है ऊपर है। ये कैसे पता चल रहा है? क्या हमें रटना ही ज़रूरी है, रटना ही पड़ेगा क्या कि यहाँ पर आपका इनकम मल्टीप्लायर में तो न्यूमरेटर में ऊपर है, लेकिन एमपीसी एमपीएस में जो हमारा इनकम है, जो डेल्टा वाई है, ये नीचे है। तो आपको ये चीज़ समझनी, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर पे ना उस आइटम को डाला जाता है जिसकी वजह से बदलाव आ रहा है। मतलब मेन रीज़न क्या है बदलाव का, जो आइटम मेन रीज़न है बदलाव की, वो नीचे जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, इनकम बढ़ेगी, इनकम में बदलाव आएगा तभी तो कंजम्पशन में बदलाव आएगा ना। तुमको जो तुम्हारी कमाई बढ़ेगी तभी तो तुम ज़्यादा खर्चा करोगे, तो मेन रीज़न बदलाव का नीचे। सिमिलरली यहाँ पे इनकम हमारी बढ़ेगी तभी तो हमारी सेविंग्स बढ़ेगी, तो मेन रीज़न यहाँ पे। मल्टीप्लायर में अगर इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट करी जाएगी तभी तो इनकम मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, हाईवे बनाया जाएगा, तभी तो लेबर के पास सैलरीज वेजेस जाएंगी, फिर लेबर आगे खर्चा करेगी। मल्टीप्लायर की स्टार्ट कैसे होती है कि पहले इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद इनकम कई गुना मल्टीप्लाई होती है। तो ये फॉर्मूले तुम्हें आना चाहिए, प्लस एक कंजम्पशन का फॉर्मूला भी आना चाहिए। C = ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY, और यहाँ पर आपका जो B होता है वो होता है MPC। तो ये फॉर्मूलाज एक बारी पूरा पेज का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं बेटर बोलूँगा यार एक बारी लिख लो, स्क्रीनशॉट ही लेते रहोगे क्या, पेपर आ गए हैं। इन सारी चीज़ों को अपने हाथ से लिख लो, इससे इसी बहाने तुम्हें याद हो जाएंगी। और अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। अगला सवाल हमारे पास है, डिफरेंस बताओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन APC एंड MPC। यार अभी मैंने तुम्हें सारी कहानी समझाई, अब वो पूछा द वैल्यू ऑफ विच ऑफ दीज कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन। तो मैं तुम्हें इसका एक बार जस्ट आंसर दिखा देता हूँ। डिफरेंस है, पहले तो डेफिनेशन है, ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारा फॉर्मूला है। देखो दोनों का पहला पॉइंट डेफिनेशन का एक फॉर्मूला का है, APC कैन बी मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। अब भी सारा समझाया, एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया, वही चीज़ यहाँ पे है। साथ साथ यहाँ पर आगे वो और क्लियर कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ APC कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम। और एक एग्जांपल दे दिया कि कंजम्पशन 1000 करोड़ है और कंजम्पशन 1500 करोड़ है, तो APC का आंसर क्या आ रहा है 1.5 है, जो कि एंटायरली पॉसिबल है क्योंकि हमारी इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन हो सकती है। रीज़न है पास सेविंग्स या फिर बोरोविंग्स, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है, और अपनी तुम रीडिंग करोगे तुम्हें ये याद हो जाएगा। अगर तुमने लिखा है पिछला पेज, स्क्रीनशॉट नहीं मारा तो तुम्हें अब तक हो सकता है आधी से ज़्यादा चीज़ें इसकी याद हो चुकी हूँ। अब नेक्स्ट देखो, आपको एक और चीज़ पूछ सकता है, APS और MPS के बारे में भी डिफरेंस पूछ सकता है। विच ऑफ दीज कैन बी नेगेटिव एंड व्हेन, दोनों में से कौन नेगेटिव हो सकता है। तो सेम तरीके से आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं। पहला पॉइंट है आपका डेफिनेशन का, एक पॉइंट है इसका फॉर्मूले का, ठीक है, और बाकी एक पॉइंट में वो लिख रहा है APS कैन बी लेस देन 0, वो जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो चीज़ें वो लिख रहा है सेकंड और थर्ड पॉइंट में। तो एक बार रीडिंग लगाओ, सारा समझाया है, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल दे रहा है जो उसने क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि इनमें से कौन सा नेगेटिव हो सकता है, कब हो सकता है, ये वाली चीज़। तो अगली इस स्लाइड पे इस वाले पोर्शन का आंसर है कि APS नेगेटिव हो सकता है, और उसका एक एग्जाम्पल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे APS कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव 0.5 हो गया, ठीक है। नेगेटिव सेविंग्स हो सकती हैं, क्यों हो सकती है भाई, क्योंकि आपका अगर कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे जो गरीब लोग हैं सड़क पे जो रहते हैं, बेगर्स हैं, इनकम अगर जीरो है तो भी कुछ तो कंजम्पशन होता है ना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी, तो उस पॉइंट ऑफ लेवल पे आपका नेगेटिव आंसर सेविंग्स का आ सकता है APS का। अब करेंगे हम लोग अपना एक बड़ा इजी सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। फॉर्मूलेज अगर मेरे भाई आपको याद हैं तो हो जाएगा सॉल्व। मेरे साथ साथ देखो मैं समझा रहा हूँ, इजी न्यूमेरिकल से इसके फ्री के 3 नंबर तुम्हारे को वो देना चाहता है अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद है तो। एन इंक्रीज ऑफ 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज है, इंक्रीज मतलब बदलाव, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है 250 करोड़, ठीक है, 250 करोड़। और उसके बाद हमें बोल रहे हैं
कि रिजल्टेड इन टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1000 करोड़। तो चेंज इन इनकम कितना है 1000 करोड़। तो अगर मेरे पास जो डेटा है उससे रिलेटेड मेरे को ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेरे पास जो डेटा है, आपको ये कभी समझ नहीं आएगा यार ये एकदम से कैसे सॉल्व होगा। हमें न्यूमेरिकल में कभी ये समझ नहीं आता कि एकदम कैसे होगा। हमें ये समझना है कि जो फॉर्मूला उसने हमारे को दिया, जो डेटा उसने हमारे को दिया, इससे कोई फॉर्मूला बनता है क्या। तो अगर वो पूछ कुछ भी रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है इससे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ तो मेरे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 4। पूछा है नहीं पूछा वो तो नहीं पता, बट मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 आ रही है। वैसे डी पॉइंट में ये पूछ रहा था। अब पॉइंट ए में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग। एमपीसी पूछ रहे हैं। एमपीसी अगर आपको पता होना चाहिए तो हमें ना एमपीसी का फॉर्मूला ऐसे नहीं अंधाधुंध जो याद करा लिख दिया। आपको ये समझना है कि कैसा क्वेश्चन कैसा चल रहा है। क्वेश्चन में के की वैल्यू पता है, तो के वाला, के के 3 फॉर्मूले थे ना, के 3 फॉर्मूले होते थे। के का ये फॉर्मूला होता था ना 1/MPS, और के का एक और फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं ना, ये फॉर्मूला यूजेबल है यहाँ पे। तो k = 1/1 - MPC। तो यहाँ पे k की वैल्यू मैं 4 लिख लेता हूँ, 1/1 - MPC। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर भेजो 1 - 1/MPC। ठीक है, ये 1 MPC बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा 1/4। जो इधर नीचे है वो इधर जाके ऊपर, और जो इधर ऊपर है वो इधर जाके नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 - MPC इज इक्वल टू 1/4 होता है आपका 0.25। ठीक है, और 0.25 इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दोगे आएगा 0.75, और ये आ जाएगा MPC। ठीक है, तो MPC कितना आ गया 0.75, बहुत आराम से आ गया, MPC आ गया। फिर वो बोल रहे हैं चेंज इन सेविंग्स। तो चेंज इन सेविंग्स पूछ रहा है और चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। चेंज इन सेविंग्स जो होता है आपका एमपीएस का पार्ट होता है। एमपीएस का अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं तो एमपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू द रीजन ऑफ चेंज इन इनकम। ठीक है, तो एमपीएस कितना, जितना एमपीसी है 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से 0.75 हटा देंगे तो एमपीएस आएगा 0.25। ठीक है, चेंज इन सेविंग्स मुझे फाइंड आउट करना है, और चेंज इन इनकम मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि कितना है 1000 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ये 0.25 है, नीचे है 2 जीरो आएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो चेंज इन सेविंग्स आएगा 250 करोड़। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत आसान है। अब ये आखिरी रह गया चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन वैसे तो ओरली भी निकल रहा है कि 1000 से इनकम बढ़ी, 1000 से इनकम बढ़ी, सेविंग 250 हुई 250, तो बाकी खर्चा हुआ यानी कि 750 खर्चा हुआ। तो कोई बात नहीं, हम आखिरी इस पॉइंट को यहाँ पर कर देते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, और एमपीसी की वैल्यू यहाँ पे है 0.75, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इनकम कर दो 1000, और ये तुम्हारे पे चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा 1000 इंटू 0.75, तो 750 CR करोड़, और ये 250 करोड़। तो सारे पार्ट्स ये तुम्हारे सामने सॉल्व है। नेक्स्ट तुम्हारे पे एक न्यूमेरिकल गिवन है, और सबसे पहले ना ये देखो न्यूमेरिकल में कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। अगर तुम्हें यही नहीं पता वो पूछ क्या रहा है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन स्किप करो, और पॉइंट पे देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मेरे से पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होती है, व्हेन y = AD। ठीक है, AD = AS अप्रोच होती है ना, तो ये वहां से हमारा फॉर्मूला लिखा है y = AD, ये याद कर लो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होता है, व्हेन AD = AS, और AS को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो अगले स्टेप में AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा AD का फॉर्मूला होता है। अब y = ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल हमारे को चाहिए इनकम का, तो यहाँ पर C कितना है 500 + 0.9y, तो यहाँ C की जगह मैं लिख रहा हूँ 500 + 0.9y, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। और I क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, और ये हमें कितनी गिवन है 1000 गिवन है। ठीक है, तो वो लिख भी रहा है वेयर C इज कंजम्पशन, Y इज इनकम, I इज इन्वेस्टमेंट, तो ये मैंने यहाँ पे I लिख दिया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे Y सॉल्व करना है, तो वेरिएबल एक तरफ करो, न्यूमेरिकल्स दूसरी तरफ करो। तो ये वेरिएबल है 0.9y इधर भेजते हैं, तो y - 0.9y इज इक्वल टू 1000 और 500 1500। ठीक है, तो y - 0.9y एक तरीके से 1y है, ये खाली y का मतलब है 1y, तो एक में से 0.9 या तो 0.1y बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास कितना 1500 ही कॉपी पेस्ट मारते हैं। और अगले स्टेप में यहाँ पे 0.1 है ना, डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 10 आएगा,
और ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पे 15,000 की इनकम आ जाएगी, ठीक है। करोड़ जो भी यूनिट है क्वेश्चन में रुपीज़ का वो लिख देना। आई थिंक यहाँ पे करोड़ है, और अगर कुछ यूनिट नहीं है, मेरे को तो आई थिंक कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे नहीं लिखो, ठीक है। नहीं गिवन तो नहीं लिखो, ज़्यादा ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए डन है। पॉइंट बी देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए ये फॉर्मूला लिखो, पॉइंट बी के लिए ये फॉर्मूला लिखो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सी इज इक्वल टू 500 प्लस 0.9 वाई। कह रहे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंजम्पशन है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब वाई की जगह डाल दो इक्विलिब्रियम वाली इनकम, यानी कि 15,000 डाल दो, बस सॉल्व कर दो। तो 500 प्लस 0.9 इंटू 15,000, तो ये डेसिमल हटेगा नीचे 10। ये जीरो से ये जीरो मत काट देना, बीच में प्लस है, हमेशा काटते तब है अगर बीच में साइन मल्टीप्लाई को, इसको मत काटना, बड़े सारे बच्चे इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी गलतियां नहीं करना, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली। 15 9 135 और 2 जीरोस 13,500, तो ये आ रहा है अपने पास 14,000, और ये आपका पॉइंट बी भी डन है। अगला करेंगे न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा है, एक बार ही खुद से अटेम्प्ट करो अगर आते हैं न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज न्यूमेरिकल अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, मेजर द लेवल ऑफ एक्सांटे एग्रीगेट डिमांड, एडी हमें पूछ रहे हैं व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50 करोड़। तो यहाँ पे सबसे पहला डाउट ये आता है कि यार ये 50 क्या है। 50 मैं तुम्हें बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के मिलाकर वैल्यू, दोनों की वैल्यू प्लस करके आपको गिवन है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन दोनों की मिलाकर वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं किसी से पूछूं एडी का फॉर्मूला, तो आपको बोलना चाहिए सी प्लस आई, और अगर मैं पूछूं सी का फॉर्मूला तो आप बोलोगे ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट हमारी वैसे ऑटोनोमस ही होती है, ठीक है, ये वैसे इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस ही होती है। तो यहाँ पर इन दोनों को ना पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ, सिर्फ मैंने ऑर्डर बदला है, जो पहले आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बस इधर शिफ्ट करी है और बी वाई को इधर की है प्लस सी, कुछ बदलाव नहीं किया। जो थर्ड नंबर पे लिखा था उसे सेकंड पे लिखा है। इन दोनों की वैल्यू मिलाकर आपको कितनी गिवन है, वहाँ पर देखो 50 करोड़ गिवन है, ठीक है। बी अपना एमपीसी होता है, एमपीसी कितने, अगर एमपीएस 0.2 है तो यानी कि एमपीसी क्या होगा, एमपीसी 1 माइनस 0.2 होगा, विच इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। वाई अपनी इनकम है एंड लेवल ऑफ इनकम इज 4,000 हमें गिवन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4,000। तो अब हम एडी निकाल लेंगे, ठीक है, और वो हमसे यही तो पूछ रहे। अच्छा, ये तो नहीं पूछ रहा स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, तो पहले एडी शायद पहले पूछ रहे हैं, मेजर द लेवल ऑफ एडी, हाँ एडी पहले पूछ रहे हैं और लास्ट में भी कुछ पूछ रहा है। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में भी कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में भी कुछ पूछ रहे हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन रीड करना अपना, ऐसा ना रीडिंग एरर हो जाए, ठीक है, रीडिंग एरर नहीं करना। तो 4 8 3200, तो अपना फाइनल आंसर आएगा 3250 करोड़। अगर पेपर में आपको यूनिट गिवन हो, लैक्स करोड़ जो हो उनको आप लिखना जरूर। अब हमारे पास अगला जो सवाल है, इक्विलिब्रियम है या नहीं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती थी, AD इक्वल्स AS, यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो क्या यहाँ पे AD और ES बराबर हैं, AD और AS यहाँ पे बराबर नहीं, आप लिखोगे सिंस AD इज 3250 करोड़ इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जो कि कितनी है 4,000 करोड़, ठीक है। देयरफॉर द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये लाइन लिख कर आना अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो। अगला क्वेश्चन देखो, आपको हो सकता है मेरे भाई क्वेश्चन रीड करने में मुश्किल हो, मैं सही बता रहा हूँ, एक बार फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बैठ गए ना कि यही 3-4 फॉर्मूले तुम यूज कर रहे हैं, एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ गए ना फॉर्मूला, तुम आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहला तरीका, अगर आपको ऊपर की लैंग्वेज नहीं भी समझ आ रही, सबसे पहले चेक करो मुझे पूछ क्या रहा है, चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम वो पूछ रहा है, तो अब चेंज इन इनकम तो बहुत सारे में एमपीसी एमपीएस मल्टीप्लायर सबके फॉर्मूला में ही है, वाई डेल्टा वाई तो सब में ही है, ठीक है। चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई, ये तो सब में ही है। तो अभी यहाँ से नहीं पता चल रहा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब मैंने ऊपर पढ़ा, मैंने देखा इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ये आपका सीधे सीधे एमपीसी दे रहा है, ठीक है, ये सीधे सीधे क्या दे रहा है, एमपीसी दे रहा है, जो कि क्या है 75%, और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है, और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75, ठीक है। तो एमपीसी आराम से आ जाएगा। नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट राइजेस, देखो इन्वेस्टमेंट राइजेस बाय आपका कीवर्ड है, ये बदलाव की बात कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट में बदलाव आया। अब सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब तुम्हारे को पता चल जाएगा कि फॉर्मूला लगेगा मल्टीप्लायर का, कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट नीचे, ठीक है, रीजन नीचे होता है और ऊपर आएगा चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम मेरे को निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेरे को दे रखा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेरे को दे रखा है 750, तो ये यहाँ आ जाएगा,
चेंज इन इनकम मुझे निकालना है और के मेरे पास दिया हुआ है, के मेरे पास नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, के नहीं दिया हुआ ना तो एमपीसी तो दे दिया ना उसने। तो अगर एमपीसी दे दिया तो तुम्हारे को के के 3 फॉर्मूला होते हैं, एमपीएस वाला भी होता है, एमपीसी वाला होता है और एक ये डेल्टा वाला होता है, ठीक है, 3 फॉर्मूला होते हैं। तो 1 में एमपीएस और 1 में 0.75 एमपीसी, तो एमपीएस कितना होगा 0.25, क्योंकि इन एमपीसी और एमपीएस का टोटल क्या होता है 1 होता है। तो ये 25 यहाँ हटा और डेसिमल हटा, ऊपर 2 0, ये 4, तो के कितना आ गया, मल्टीप्लायर आ जाएगा 4। तो के की वैल्यू आपने वहाँ पर 4 निकाल दिया, तो 4 की जगह 4 लिखो, डेल्टा वाई की जगह वाई लिखे रहने दो, 750 इधर जाके मल्टीप्लाई करा दो, तो आप पे आंसर आ जाएगा 3000 करोड़ और ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन इनकम की आ जाएगी। ठीक है, जो ये पार्ट ए डन है, चेंज इन इनकम डन है। चेंज इन सेविंग एमपीएस का फॉर्मूला, ठीक है, एमपीएस का फॉर्मूला, तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो एमपीएस की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 0.25, यहाँ पे मैंने यूज़ करी है वैल्यू, तो 0.25 और ये डेल्टा वाई इधर जाके मल्टीप्लाई कराता हूँ, डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली थी 3000 करोड़, ठीक है, 3000 करोड़ और यहाँ से मेरे पे आएगी चेंज इन सेविंग्स। तो बस ये डन हो गया। ये डेसिमल करा, हटाया, नीचे 2 जीरोस 2 डिजिट है, ये 2 जीरोस यहाँ पे खत्म हुई, 25 3 750 और 1 0, तो 750 करोड़। तो ये तुम्हारा पार्ट बी भी कंप्लीट है। अगला टॉपिक है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस। ये एज नहीं है, ये एंड है, के एंड एमपीएस। तुम्हें यार मैं फॉर्मूला बताया हुआ है के एंड एमपीएस का फॉर्मूला क्या, 1/MPS। देखो ये इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर मान लो एमपीसी की मैं बड़ी वैल्यू डालूंगा ना तो के की छोटी वैल्यू आएगी, और अगर मैं एमपीएस, मैंने सी बोल दिया, एमपीएस की बात हो रही है इस पूरे क्वेश्चन में, अगर मैं एमपीएस की छोटी वैल्यू डालूंगा तो के का आंसर उतना ज़्यादा आएगा। एमपीएस जितना छोटा डलेगा के का आंसर उतना ज़्यादा आएगा, एमपीएस जितना बड़ा डलेगा के का आंसर उतना छोटा आएगा। और एमपीएस एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही डालनी है, उससे बाद 2 3 4 ऐसे मत डाल देना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसको पेपर में कैसे लिखोगे यार, अगर ये 3 मार्क्स में आ गया ना, आपको लिखना तो वही 2-3 वर्ड्स ही है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, लेकिन हम अपने आंसर को ना एक डेफिनेट एक नंबर की ना स्ट्रेच दिखानी होती है, भाई इतनी लाइनों का हमने आंसर भरा है, तुम्हारे को कोई लाइनें स्ट्रेच करनी है। तो कैसे लिखोगे, इनवर्स रिलेशनशिप वर्ड तुम्हारे आंसर में होना चाहिए, फिर तुम्हारे को फॉर्मूला लिखना है, फिर तुम्हारे को एग्जाम्पल लिखना है कि भाई अगर एमपीएस की वैल्यू देखो कम है तो के कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। एमपीएस की वैल्यू अगर बढ़ा देते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं तो के का आंसर उल्टा छोटा हो गया, ठीक है, उल्टा छोटा हो गया। तो ये तुम्हें शो करना, और उसके बाद तुमने एक बार फिर से वही लैंग्वेज को दोबारा लिख देना है। 3 नंबर तुम्हारे को ऐसे मिलेंगे, कुछ करना नहीं है, एग्जाम्पल्स के जरिए। और अगर मान लो तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, तो मल्टीप्लायर और एमपीएस की ना डेफिनेशन भी लिख देना, तुम्हारे को और तसल्ली मिल जाएगी नंबर लेने की इसी आंसर में। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे पूछ सकता है, या फिर वो एक ऐसी घुमावदार लैंग्वेज भी आपसे पूछ सकता है, और दोनों में हमारे को वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही लिखकर आनी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, के का फॉर्मूला क्या था, मैं तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ। के का फॉर्मूला तुम्हारा क्या था कि जितनी इन्वेस्टमेंट में बदलाव आ रहा है उससे इनकम में कितना बदलाव आ रहा है। साथ साथ तुम्हारे को दिमाग में रखना है के का एक और फॉर्मूला विच इज़ 1 - MPC, 1 में 1 - MPC, ये भी के का फॉर्मूला होता है, और के का एक और फॉर्मूला होता है 1 में MPS, ठीक है, के 3 फॉर्मूले होते हैं। अब मान लेते हैं इकोनॉमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे, मान लो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है 100 करोड़ की, कि फ्लाईओवर बना रहे हैं तो 100 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा। अब हमेशा 100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा ना, तो मान लो ये एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, ये लॉजिक याद रखना, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। अगर कोई कंपनी में काम करता है, सैलरी ड्रॉ कर रहा है, काम करने के लिए सैलरी मिल रही है, तो सैलरी जिसको मिल रही है उसके लिए तो फायदा है, उसके लिए इनकम है, लेकिन कंपनी जो सैलरी दे रही है कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम हो जाएगी। तो फ्लाईओवर को बनाने में अगर 100 करोड़ का खर्चा और एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उतने 100 करोड़ की सैलरी दी गई होगी लेबर को, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अगर 100 करोड़ का खर्चा हुआ तो यानी कि 100 करोड़ की इनकम हुई, किसकी इनकम हुई, लेबर की इनकम हुई। अब क्या नेक्स्ट राउंड में, मतलब अगला राउंड जो होगा जिससे इनकम जनरेट होगी, लेबर को घर जाके अपना घर चलाना है भाई, उनको भी खाने पे खर्चा करना है, कपड़े पे खर्चा करना है, रहने पे खर्चा करना है, वो भी खर्चा करेंगे और वो कुछ पैसा बचाएंगे। तो अगला राउंड जो तुम्हारा है कि 100 करोड़ की अगर इनकम हुई लेबर की, तो इसमें से वो कितना खर्च करेंगे, तो वो डिपेंड करता है एमपीसी पे।
तो एमपीसी अगर 0.9 है कि भाई ज़्यादा एमपीसी है, तो 100 करोड़ कमाया उन्होंने, तो घर जाके उन्होंने खर्चा कर दिया 90 करोड़ का, रोटी कपड़ा मकान पे उन्होंने 90 करोड़ का खर्चा कर दिया। कि अब इन्होंने खर्चा किया, मान लो दुकानदार पे जाके सामान खरीदा, कपड़े की दुकान पे जाके कपड़े खरीदे, ठीक है, अब और मकान मालिक को रेंट दिया, तो इनका जो खर्चा है वो बाकी लोगों के लिए क्या है, इनकम है। तो फिर वो लोगों की भी जो इनकम होगी वो भी तो आगे खर्च करेंगे ना। तो ये समझ के चलो एक का खर्चा दूसरे की इनकम। तो अब इन्होंने 90 करोड़ अगर स्पेंड किया तो इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुई 90 की, और अब इसमें से फिर से 90% ही खर्च होगा, 10% अपनी इनकम ये दूसरे लोग सेव करेंगे। तो अगली जो खर्चा होगी वो होगी 81 करोड़ का, और ये सिलसिला चलता जाएगा जितना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करेगा, कितनी इनकम जनरेट करेगा, वहाँ तक ये सिलसिला चलता जाएगा। तो टेबल बनाएंगे अब कितना, अब यहाँ पर तुम्हें ये सवाल आएगा भाई ये ऐसे 100 से चले 90 आया 81 आया, अब आगे कितना आएगा ये भी हमें समझ में आना चाहिए। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू डालो 0.9, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0.9 होता है 0.1, तो ये पॉइंट हटेगा तो डेसिमल, मतलब डेसिमल हटा तो ऊपर 0 आएगा, तो मल्टीप्लायर का आंसर आ रहा है 10। इसका मतलब है 10 टाइम्स, 10 गुना, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ थी तो कितनी इनकम जनरेट होगी, 10 गुना इनकम जनरेट होगी। तो कितनी इनकम जनरेट हो जाएगी, 1000 करोड़, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो टोटल इनकम इस इन्वेस्टमेंट से कितनी जनरेट हो जाएगी, 1000 करोड़। ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल समझाया, इसी एग्जांपल को आप एक इंग्लिश में लिखेंगे, और फुल मार्क्स लाने के लिए हमें एक टेबल जरूर बनाना है ताकि हमें इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले। अब एग्जाम में आंसर क्या लिखना है, मैंने पहले ही कीवर्ड्स अंडरलाइन अभी तुम्हारे लिए कर दिए। एक तो तुम्हारे आंसर में ये लाइन होनी चाहिए, 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, ये लाइन तुम्हारे आंसर में होनी चाहिए। एग्जाम्पल वही है जो मैंने तुम्हें समझाया, 100 करोड़ वाला एमपीसी 0.9 है, 100 करोड़ से चलेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, सेम एग्जाम्पल है, इसकी 2-3 बार रीडिंग करोगे, एग्जाम्पल अपने आप बना लेना, एग्जाम्पल याद नहीं करना, लेकिन एग्जाम्पल में जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर लिए। ये पेज तुम पूरा का पूरा कीवर्ड्स के बेसिस पर खींच सकते हो। याद क्या करना है, ये वाला बुलेट पॉइंट याद करना है, ये वाला बुलेट पॉइंट भी तुम अपने आप बना सकते हो क्योंकि यहाँ तक तुम्हारा एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ तक चल रहा है। ये तुम्हारे को याद करना है, इसकी लैंग्वेज याद कर लेना। कह रहे दिस मल्टीप्लायर प्रोसेस विल गो ऑन, कब तक चलेगा, and the consumption expenditure in every round will be 0.9 times of the additional income received from the previous round. The multiplier process is shown in the table. ये टेबल नहीं है, ये नहीं बनानी है, तुम्हारे समझाने के लिए है कि अपना मल्टीप्लायर प्रोसेस चलता ही जाएगा, कहाँ तक चलेगा वो टेबल है, वो ये है, ये तुम्हें बनाकर आना है अपने आंसर में। अब मेरी बात सुनो, 100, 90, 81 तुम सिर्फ पेपर में पहले 3 बनाओगे, ठीक है, पहले 3 बना देना, उसके बाद ये मत लिखो, बेशक ये दोनों मत लिखो, इतना हम याद ही नहीं कर पाएंगे, सीधा यहाँ पे बना देना डॉट 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 डॉट, और फिर ये वाला जो टोटल है वो यहीं लिख देना, ये वाला जो टोटल है ये वाली लाइन तुम यहीं लिख देना, टेबल तुम्हारा खत्म। अच्छा कितना आएगा, ये 1000 तक मैंने तुम्हें समझाया था ना फॉर्मूला से 10 गुना, अभी क्वेश्चन का एग्जाम्पल समझाते टाइम लास्ट में समझाया था कि इतनी इन्वेस्टमेंट है तो 10 गुना इनकम जनरेट हो जाएगी, ठीक है, 1000 करोड़ की इनकम जनरेट हो जाएगी। अब इनके सामने वाली वैल्यू देखो, ये क्या है 90%, क्योंकि एमपीसी क्या है 90%, और ये क्या है 100 क्या है, इसकी सेविंग्स है। 1000 करोड़ में से 900 करोड़ अगर खर्च हो गए तो बचा कितना, सेव कितना हो रहा है, 100 करोड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये 90% है, वो उसका क्या है 10%। तो ये टेबल तुम्हारे आंसर में जरूर दिखना चाहिए फुल मार्क्स लेने के लिए। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब मेरी बात सुनो, मुझे सेविंग्स कर्व तो डिराइव करके दिखाना है, तो अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है, मैं तुम्हें डायग्राम समझा रहा हूँ मेन, ताकि तुम ये कर पाओ, तुम्हारे को लैंग्वेज समझ में आए। इसका मतलब है कंजम्पशन कर्व हमें कहीं ना कहीं गिवन है, ये चीज़ तो हमें कहीं ना कहीं गिवन है ना, क्योंकि हमें डिराइव तो सेविंग्स कर्व करना है। तो अगर कंजम्पशन कर्व मेरे पास गिवन है, ठीक है, कंजम्पशन कर्व मेरे पास गिवन है, तो मैं एक जॉइंट डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, और ये हमारी इनकम हो गई एक्स एक्सिस पे, इधर वाई पे मैंने कंजम्पशन लिख दिया, ठीक है, इधर मैंने कंजम्पशन लिख दिया, और ये अपना हो गया ओरिजिन, ठीक है। हमेशा याद रखना आपके पास इनकम जो होती है वो एक 45 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है, जो इनकम होती है वो एक 45 डिग्री की लाइन होती है, 45 डिग्री की लाइन इनकम बना दी। हर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन रहता है, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, तुम्हें याद होगा, कमाई चाहे जीरो हो जाए कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। हमेशा याद रखना रोड साइड बेगर वाला एग्जांपल, कि अगर बेगर भी है, ठीक है, भिखारी भी है, जो कमा नहीं पा रहा, वो भी दिन भर कुछ तो खाएगा ना, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खर्चा होगा ना। तो जो हमारी कंजम्पशन है
वो यहाँ कहीं से स्टार्ट होगी जीरो के ऊपर से, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो ये यहाँ से चलेगा और ऐसे हमारी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है। ये टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं तो ये इनकम है ना, एक्स एक्सिस पे इनकम है, तो जैसे जैसे मैं टुवर्ड्स राइट जाऊंगा मेरी कमाई बढ़ेगी तो मेरी कंजम्पशन जो है वो बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कंजम्पशन। ये तो गिवन है, आपके क्वेश्चन में बनाना है पेपर में, लेकिन ये क्या है, गिवन है। अब अगर आप ध्यान से देखो कंजम्पशन का कर्व और इनकम का कर्व एक दूसरे को काट रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैथ्स का बेसिक रूल क्या कहता है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर इन दोनों कर्व्स की वैल्यू क्या है, बराबर है। वहां पर इन दोनों कर्व्स की वैल्यू क्या बराबर है, यानी कि कंजम्पशन और इनकम क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि एपीसी क्या है, सी बाय वाई। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी बाय वाई। अब मान लो 1000 रुपये कमाया, 1000 रुपये कंज्यूम करा, या 500 कमाया, 500 कंज्यूम किया, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो 1000 कमाया फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 खर्च किया। तो इस पॉइंट ऑफ लेवल पे, इस पॉइंट ऑफ लेवल पे मुझे एक बात बताओ, एपीएस कितना होगा, एपीएस कितना होगा। अगर 1000 कमाया, 1000 ही खर्च किया, तो सेविंग जीरो, तो सेविंग जीरो, तो यानी कि एपीएस इस पॉइंट पे कितना हुआ, जीरो हुआ। एपीसी एपीएस की मैंने वैल्यू निकाली, यानी कि ये जो है ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, और इस पॉइंट पे एपीसी क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। यहाँ पे एपीसी हमने निकालना, 1000 बाय 1000 काटोगे 1 आएगा, और एपीएस इसी पॉइंट पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपको ये समझना है कि इस पॉइंट पे इसका मतलब क्या है, मेरी जो सेविंग्स हैं वो क्या है, जीरो हैं। जब मैं जितना कमाता हूँ उतना उड़ाता हूँ, अगर मैं जितना कमाता हूँ उतना उड़ाता हूँ, तो इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं बचा रहा, तो यानी कि मेरी सेविंग्स क्या है, जीरो है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है कौन सा पॉइंट की सेविंग्स क्या है, जीरो है, और इसी पॉइंट को हम बोल सकते हैं एपीएस इज ऑल्सो जीरो, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब एक चीज़, अब देखो आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, एक पॉइंट पे तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, एक पॉइंट पे तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी। अगर मेरे को एक कंफर्म लाइन ड्रॉ करनी है तो मेरे को मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, ताकि जब मैं उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मेरी एक परफेक्ट करेक्ट लाइन बन पाए। तो एक पॉइंट तो हमने ये निकाल लिया जब सेविंग जीरो होती है, ठीक है, सेविंग जीरो होती है इस इनकम वाले लेवल पे, जब हम इतना कमाते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी सेविंग्स क्या है, जीरो, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, अगर हम कुछ नहीं कमाते, यानी कि जीरो पे अगर हम कुछ नहीं कमाते तो भी हम कुछ तो खर्चा करते हैं, तो जितना हम खर्चा करते हैं उस टाइम पर हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही हमारे पास नेगेटिव सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव सेविंग्स कह लो या नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन से इसको डिनोट कर दो, तो ये दूसरा पॉइंट मिल जाएगा सेविंग्स कर्व का। तो सेविंग कर्व का एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो इनको जब हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे सेविंग कर्व की डेरिवेशन हो गई। कंजम्पशन और इनकम गिवन था, उनकी मदद से 2 पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो जब हम वो 2 पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, सेविंग कर्व बन जाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना, एग्जाम में कैसा बनाना है वो मैंने अभी अगली स्लाइड पे बनाया, बट ये कॉन्सेप्ट क्या था, लॉजिक क्या था, वो मैंने तुम्हें यहाँ पर समझा दिया है। अब देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये जो लैंग्वेज लिखी है कहीं पता चले ये समझ आ गया फिर लिखना नहीं आ रहा। आपको यहाँ पे पहले तो लेबलिंग देखो, हर पॉइंट को लेबल करा है, ओरिजिन को, ठीक है, सी से कंजम्पशन को, ठीक है, आर पॉइंट बनाया है, ई अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, हर एक पॉइंट को लेबलिंग करी है, और उसके बाद हम यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ओसी बोल रहे हैं। तो ओसी ये जो पॉइंट है ना, ओ से लेकर ओरिजिन से लेकर सी तक, ये वाली लंबाई को ओसी वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे को समझ में आना चाहिए कि ओसी क्या है। फिर बोल रहे इट मीन सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी ओएस। सेविंग्स की बात जब वो कर रहा है तो वो यहाँ कर रहा है कि ये रही सेविंग्स, ओएस, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ लिखना आना चाहिए, देख देख के लिखना आना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है, नहीं तो कई बार ना हमें समझ नहीं आती, लेबलिंग ओसी ओएस देख के हम घबरा जाते हैं। एज अ रिजल्ट द सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन के नीचे आपकी ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है ना, तो जो हमारा सेविंग्स कर्व है वो यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, एस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और ये आर पॉइंट को कनेक्ट करने वाला है, ठीक है, यहीं से तो हमारा सेविंग्स कर्व स्टार्ट हो रहा है ना, तो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। तो वो यही बोल रहा है कि हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। फिर कह रहे हैं कंजम्पशन कर्व सी सी इंटरसेक्ट्स
इनकम कब ओवर एट पॉइंट ई, तो ये पॉइंट ई अपना ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा। आपको 2 पॉइंट मिलेंगे जिसकी मदद से हम सेविंग्स कब बनाएंगे। एक पॉइंट होगा ये वाला ऑटोनोमस कंजम्पशन की मदद से जो मिलेगा, दूसरा पॉइंट मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट की मदद से जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम होती है बराबर। तो ये 2 पॉइंट्स की वो बात कर रहा है, इधर उसने बात करी है ऑटोनोमस कंजम्पशन वाले पॉइंट की और इधर वो बात करेगा ब्रेक इवन वाला पॉइंट की। तो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट ई कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ब्रेक इवन पॉइंट समझाया। एपीसी यहाँ पर 1 होता है, तुम बता देना यहाँ पे एपीएस 0 होता है, सेविंग 0 होती है, वही उसने यहाँ बताया। इट मीन सेविंग्स कर्व विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर। तो सेविंग्स कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, आर पे इंटरसेक्ट करेगा और ये तुम्हारा सेविंग्स कर्व बन जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट ही चाहिए एक कर्व बनाने के लिए। बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स एस एंड आर, ये 2 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे, एंड बाय एक्सटेंडिंग इट फर्दर और खींचो, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा फिर रुको मत और खींचो, एक्सटेंडेड इट फर्दर का मतलब ये है। तो हमें कर्व मिल जाएगा एस एस जो हमारा सेविंग्स कर्व है। तो ये तुम्हारा यार कंप्लीट हो गया। पेपर में ये बनाकर आना, थोड़ा सा लैंग्वेज कैसे लिख रहे हैं, लेबलिंग कैसे हो रही है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम कुछ तो लिख कर आओ ना। डायग्राम अच्छे से बना देना, जितना समझ में आए। एपीसी 1 है, एपीएस 0 है, एपीसी का मतलब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस हो रही है। ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ यही तुम्हारे आंसर में टर्म्स चमकनी चाहिए और तुम्हारा एग्जामिनर जो भी चेक करोगे वो तुम्हें मार्क्स दे देगा। देखो इको में स्टेप मार्किंग होती है, तो इतना घबराओ मत कि याद नहीं हो रहा तो मैं छोड़ दूंगा, छोड़कर कुछ नहीं आना। पूरा पेपर मैक्सिमम आपने अटेम्प्ट कर आना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है यार। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है बता देंगे, वो तो हम कर ही रहे हैं कब से। और एमपीसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो पहले तो इसके फॉर्मूला वगैरह तुम्हारे को सारे लिख देना इस आंसर में, डेफिनेशन लिख देना और एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे। देखो एमपीएस के साथ तो ये फॉर्मूला चलता है और इसका होता था इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा होता है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी हमें ये पूछ रहा है, तो इसका होता था डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है एमपीसी की वैल्यू अगर ज़्यादा डालेंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, एमपीसी की वैल्यू कम डालेंगे तो आंसर मल्टीप्लायर का कम आएगा। तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं और साथ साथ अगले पेज में तुम रीड करो यार, बहुत आसान है। अगर तुमने समझ रखे तो तुम्हें बहुत आराम से समझ आएगा, कुछ याद करने का इसमें है नहीं। इसके बाद आप एग्जाम्पल्स बता दोगे कि अगर एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका आंसर 4 आ रहा है, और एमपीसी की वैल्यू जब हमने कम की, ये सी है, एमपीसी की वैल्यू जब हमने कम करी 0.75 0.50 करी तो एमपीसी का आंसर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है एक का ज़्यादा तो दूसरे का ज़्यादा, एक का कम तो दूसरे का आंसर भी कम आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से भी तुम अपना पेज वगैरह भर सकते हो और वही चीज़ वो दोबारा लिख रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड सेम लैंग्वेज लिख रहा है, और ऐसे ही तुम्हारे को 3 नंबर का एक सवाल आ जाता है। अगला टॉपिक है तुम्हारा चैप्टर 9 से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाला, दोनों में से कोई एक आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब मैं इसका आंसर में एक खास बात बताऊँ यार, इसका आंसर जो बड़ा अगर तुम्हें लगेगा भी तो बहुत सारा आंसर ना कॉमन है तुम्हारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से। वहाँ पे बैंकिंग चैप्टर में भी इस आंसर में जो पॉइंट्स यूज होंगे वो बैंकिंग में भी था तुम्हारे पास, सेंट्रल बैंक से रिलेटेड फंक्शंस में। तो वही चीज़ें हमारे को यहाँ पर भी पढ़नी। कह रहे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, कह रहे एक्सेस डिमांड को कैसे कम करें। आपको ये समझना है कि मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है इसका मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रखा है, तभी वो चीज़ें खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सरकार को अगर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो उनको लोगों के हाथ से पैसा छीनना पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमी में मनी की जो सप्लाई है, पैसे का जो सप्लाई पहुंचा हुआ है सबके पास, उसको घटाना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, वही तुम्हारा यहाँ पर आंसर है। तो सबसे पहले तो एक्सेस डिमांड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद पहला काम करेगी कि सरकार सबसे पहले अपना ही खर्चा कम करेगी। अपना खर्चा कम तुमने अभी समझा, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझा कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। अगर फ्लाईओवर बनता है तो सरकार का भले ही खर्चा, लेकिन बहुत सारा पैसा लेबर पे और जिन्होंने फ्लाईओवर बनवाया उनके पास आ जाता है, फिर वो उनकी इनकम बन जाती है, फिर वो आगे पैसा खर्चते हैं, फिर वो जो पैसा खर्च करते हैं वो किसी तीसरे की इनकम बन जाती है, फिर वो खर्चता है, फिर किसी चौथे की इनकम बन जाती है। तो ऐसे करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। तो सरकार सबसे पहले तो अपने ही खर्चे घटाएगी, ताकि अपना खर्चा घटाएगी तो लोगों पे कम पैसा आएगा, लोगों के पास कम पैसा होगा तो डिमांड कम होगी और हमारी डिमांड कम होने लग जाएगी। एग्रीगेट डिमांड जो हमारे को कम करनी है वो कम होने लग जाएगी। दूसरी चीज़ है इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर मान लो लोगों के पास बहुत पैसा पड़ा है उड़ाने के लिए तो टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ा दो कि भाई किसी के पास 100 रुपये थे पहले उड़ाने को, टैक्स बढ़ जाएगा तो हो सकता है उसके पास 90 रुपीज़ हो, 80 रुपीज़। तो ऐसे सबके बहुत सारे पैसे कम हो जाएंगे ना, तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। तो इस स्लाइड पे क्या याद करना है, मैं ज़रा कीवर्ड्स तुम्हारे लिए मार्क कर देता हूँ। तो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर दिए हैं
और यहाँ पे तुम देखो सिर्फ ये कीवर्ड्स तुम याद कर लेना, बाकी का तुम रीड करोगे ना, तुम्हें अगर कीवर्ड्स याद कर लिए तुम अपनी लैंग्वेज में एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा आंसर फॉर्म कर लोगे। तो ये कीवर्ड जो जो अंडरलाइन किए बस ये याद कर लो, पूरा रीड कर लो, उसके बाद तुम अपने आप आंसर बनाने लायक हो जाओगे। और ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली भाई हेडिंग याद करनी ही करनी है, हेडिंग नहीं कभी भी अपने आप बनानी। किसी भी आंसर में अगर हेडिंग है और मैं बोलना भूल गया कि ये याद नहीं करा या याद करना है, हेडिंग हमेशा याद करके जानिए। अंदर के माल में कीवर्ड्स होते हैं, हेडिंग तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है आपके आंसर का। अब एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए ना सेंट्रल बैंक भी पूरी कोशिश करता है, सरकार की मदद करता है कि एक्सेस डिमांड हम कंट्रोल करें। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी करेगा। और पीछे तुमने जब देखा था गवर्नमेंट वाला क्या था, फिस्कल पॉलिसी था। तो याद रखना किसमें कौन सा था। अब यहाँ पे दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में ये बोलता है बैंक रेट। यहाँ से तुम्हारा बैंकिंग चैप्टर पूरा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अगर तुमने बैंकिंग चैप्टर पढ़ रखा है तो अब सारा रिपीट है, इसमें नया कुछ नहीं है। बैंकिंग वाले चैप्टर में सेम टू सेम था एज इट इज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भाई बैंक रेट बढ़ा दो। बैंक रेट क्या होता है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगा, महंगा कर्जा देगा। महंगा मतलब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा देगा। किसको देगा, कमर्शियल बैंक को देगा। अब कमर्शियल बैंक को अगर कर्जा महंगा पड़ रहा है, कमर्शियल बैंक को अगर कोई लोन मिला और महंगा पड़ रहा है, तो कमर्शियल बैंक भी कमाने के लिए बैठा है ना, तो वो लोन किसको देता है, पब्लिक को देता है। तो पब्लिक को जब लोन मिलेगा तो पब्लिक के से भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अब पब्लिक पागल थोड़ी है भाई, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा तो खूब लोन उठा लेगी। तो पब्लिक भी बहुत जरूरी, बहुत मजबूरी में ही लोन लेगी। तो लोन क्या होता है, अल्टीमेटली कैश आता है ना तुम्हारे पास। फोन करते हैं आजकल बैंक वाले, भैया इतने का लोन ले लो, इतने का लोन ले लो। वो मेरे को कैश देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैश देना चाहते हैं और हम कैश सिर्फ तब लेंगे अगर हमें कैश की जरूरत होगी। तो ये सारा चक्कर है। अगर सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, फिर कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उनको देगा। तो पब्लिक फिर लोन लेगी नहीं और उस चक्कर में जो इकोनॉमी में है एक्सेस डिमांड करेक्ट होने लगेगी। रेपो रेट और बैंक रेट में कुछ खास फर्क नहीं है, सेम ही चीज है, एज इट इज सेम है। एक ही आंसर को याद कर लेना, ये लॉन्ग टर्म नीड्स है और ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म नीड्स है। बाकी सारा आंसर तुम्हारा सेम ही है, कोई एक याद कर लेना। और बैंकिंग चैप्टर में भी वही था, एक जगह आंसर याद करो, दो चैप्टर तुम्हारे यहाँ पर निपटेंगे। अगला है यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता था कि कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा पड़ा है तो वो सेंट्रल बैंक को अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता था। तो कमर्शियल बैंक के पास दो ऑप्शन होती है, या तो वो अपना पैसा पब्लिक को दे लोन की फॉर्म में, या फिर वो पैसा सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करे। तो अब अगर तुम कमर्शियल बैंक की जगह हो, ठीक है, तुम कमर्शियल बैंक की जगह, तुम्हारे पास दो लोग हैं, एक या तो तुम पब्लिक को अपना पैसा दो और ब्याज के जरिए कमाओ, या फिर तुम पैसा सेंट्रल बैंक में जमा कराओ, क्योंकि कमर्शियल बैंक का खाता खुला होता है सेंट्रल बैंक में, यहाँ पर जमा कराओ और कुछ ब्याज कमाओ। तो अब जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पर कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा डाल देगा। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, मतलब कि कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक में पैसा जमा कराएगा और उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो वो अपने एक्स्ट्रा फंड्स यहाँ पर भेजेगा, ना कि यहाँ पर। यहाँ पर भेजने में क्या फ़ायदा यहाँ पर है। तो उससे क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई गिर जाएगी, तो एक्सेस डिमांड फिर से कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये तुम्हारा है इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। सेम है ये बैंकिंग चैप्टर में, सेम है ये ओएमओ। ओएमओ का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक कुछ सिक्योरिटीज बेचता खरीदता है कमर्शियल बैंक से या पब्लिक से। तो अब तुम्हें मैं ओएमओ एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर सेंट्रल बैंक कुछ सेल करेगा, इमेजिन करो सेंट्रल बैंक कुछ सेल कर रहा है, अगर कोई सिक्योरिटी सेल कर रहा है कमर्शियल बैंक को या पब्लिक को, अगर कुछ सेल कर रहा है, तो जब कुछ सेल करेगा तो सामने वाली पार्टी क्या देगी, पैसा देगी ना, कैश देगी, पैसा देगी। तो अगर सामने वाली की पार्टी यानी कि कमर्शियल बैंक के हाथ में से कैश कम कर दिया, तो यानी कि इकोनॉमी से कैश कम कर दिया, क्योंकि कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन दे सकता है। तो अगर उसके पास खुद ही पैसा नहीं होगा आगे देने के लिए, क्योंकि उसका पैसा तो सेंट्रल बैंक पे चला गया, तो यानी कि आगे पब्लिक पे पैसा नहीं होगा और एक्सेस डिमांड हमारी फिर से कम हो जाएगी, यानी कि कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये बैंकिंग में भी कराया है, सिर्फ आप हेडिंग याद कर लो और डेफिनेशन एक बार रीडिंग कर लो। डेफिनेशन वैसे हमेशा याद कर लो यार, करनी तो चाहिए तुम्हारे को, क्योंकि दो चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट गिवन है, इसको लर्न कर लेना। सिर्फ एक जगह लर्न करना, ज़्यादातर जगह वो चीज़ सेम टू सेम लैंग्वेज में आपको फिर लिख कर आनी होगी।
अब इसमें नेक्स्ट है इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब तुम बोलोगे भैया इतना बड़ा आंसर आ सकता है क्या 6 मार्क्स में? तो भाई इतना बड़ा नहीं आ सकता। कभी कभी क्या होता है वो ना स्पेसिफिक पॉइंट्स बोल देता है कि भैया खाली क्वालिटेटिव तुम बताओ इंस्ट्रूमेंट्स बताओ, खाली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बताओ, या खाली वो बोल देगा इंक्रीज इन लीगल रिक्वायरमेंट्स और साथ साथ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट तुमसे वो पूछ लेगा, इंक्रीज इन टैक्सेस। तो तुम्हारे को करके तो देखो सारे ही जाने पड़ेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ समझ के सब कुछ जाओ, कीवर्ड्स वगैरह याद करो। और ये तो इंपॉर्टेंट है, ये दो चैप्टर में कॉमन माल है, 2 चैप्टर का कॉमन माल है। एक जगह याद करोगे 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं तुम्हारे, तो इसको तुम हल्के में मत लो कि ये छोड़ देता हूं, ये 2 चैप्टर में आना है, तो इसको करके जाओ। इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में 2 होते हैं, एक होती है कैश रिजर्व रेशियो और एक होती है एसएलआर। एसएलआर होता है कमर्शियल बैंक्स के पास जितना तुमने पैसा जमा कराया। सपोज करो कल को तुमने बैंक अकाउंट खोला और वहां तुमने 1000 रुपये जमा कराए, तो 1000 में से कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखता ही रखता है, आगे लोन की फॉर्म में नहीं देता, और कुछ पोर्शन वो सेंट्रल बैंक को दे देता है, आगे लोन की फॉर्म में नहीं देता। जो वो अपने पास रखता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, और जो वो सेंट्रल बैंक के पास अपने फंड्स लगाता है, पार्किंग करता है, डिपॉजिट करता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंक्रीज इन LRR। नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। देखो इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करा जा सकता है, तो डेडिकेटेड आपको बहुत आराम से आ सकता है। तो इसलिए मैंने पूरा टॉपिक करा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, एक्सेस और डेफिशिएंट। और सबसे बड़ी बात कॉमन टॉपिक है तुम्हारा बैंकिंग चैप्टर से। एक जगह याद करना है, फिर बाकी चैप्टर में तो हेडिंग याद करनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा होगा तो एक्सेस डिमांड अगर तुम्हें समझ आ गया तो डेफिशिएंट डिमांड में बस उल्टा करना है, सेम लैंग्वेज है, सिर्फ रिवर्स करना है। यहाँ इंक्रीज है तो वहाँ डिक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है तो वहाँ इंक्रीज है, हेडिंग वेडिंग पॉइंट सब सेम है। तो अब यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले आता है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन का मतलब है अगर मान लो तुम्हें बैंक से लोन चाहिए 1 लाख का, तुम्हें अगर बैंक से लोन चाहिए 1 लाख का, तो बैंक बोलेगा भाई तू मेरे पास एक स्कूटी या बाइक रखवा जा और उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, लेट से उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.5 लाख। ठीक है, तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ गया, 1 लाख के लोन के लिए मेरे को गिरवी जो रखवानी है चीज़ वो 1 लाख से बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो मैं लोन लेना पसंद ही क्यों करूँगा, तो घाटे का सौदा है ना। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगे तो पब्लिक लोन लेना नहीं चाहेगी, और पब्लिक लोन लेना नहीं चाहेगी तो उन पर पैसे नहीं होंगे, फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो यही मतलब होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट का। मॉरल सुएशन का मीनिंग होता है कि सेंट्रल बैंक कुछ एडवाइजरी देता है कमर्शियल बैंक्स को कि भैया आप ऐसे ऐसे मेरी इन बातों को मानो क्योंकि हमें मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है। तो सेंट्रल बैंक उनको कुछ एडवाइस देता है। जैसे तुम अपने फ्रेंड को एडवाइस दो कि भाई अभी सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं, अभी भी पढ़ सकता है, तू पास हो जाएगा इको में, तुम एडवाइस दे रहे हो। उसके बाद वो माने ना माने वो उसकी मर्जी है, उसको इंस्टा पे टाइम निकालना है, टाइम वेस्ट करना है, वो वहाँ करेगा। लेकिन मॉरल सुएशन होता है कि एक बारी एडवाइस कर देना कि तुम्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कीवर्ड्स मैंने मार्क कर लिए, ये जो बॉक्स बनाए जो अंडरलाइन किए ये तुम्हें याद करना है। कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, याद कर लोगे तुम्हारा आंसर बढ़िया चल जाएगा। ठीक है, कीवर्ड्स याद करो, हेडिंग याद करो, तुम्हें नंबर मिलेंगे। इसमें एक और है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इंट्रोड्यूसिंग क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग वर्ड का यहाँ पे मतलब होता है लिमिट करना, चीज उधार को लिमिट करना। राशनिंग मतलब होता है लिमिट करना, तो ये चीज का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। लिमिट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स को ऐसा बोला जाता है कि भाई आप हर जगह अपना पैसा लोन की फॉर्म में मत बांटो, जहाँ बहुत ज़रूरी है, जैसे फार्मर को लोन चाहिए कि उसको अपनी फसल उगानी है, वहाँ लोन चाहिए तो वहाँ दे दो, लेकिन फालतू एक्टिविटीज़ या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में मत दो। बेकार की एक्टिविटीज़ जैसे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में मत दो, जो प्राइस के ऊपर नीचे होने से जो लोग पैसा कमाते हैं वहाँ वाली एक्टिविटीज़ के लिए अगर कोई लोन मांग रहा है तो वहाँ पर लोन ना दो। तो यहाँ पर भी मैंने कीवर्ड्स मार्क कर दिए, इनको कीवर्ड्स को याद कर लो, हेडिंग कर लो और आंसर अपना डन है। नेक्स्ट है तुम्हारा मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। देखो इसको याद नहीं करना है, आपको पुराने वाला ही याद करना है, एक्सेस वाला। ठीक है, एक्सेस डिमांड वाला याद कर लोगे, डेफिशिएंट फिर याद नहीं करना। इसमें क्या याद करना है, आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है, अंदर का तुम अपने आप बनाओगे, अंदर का तुम सारा अपने आप बनाओगे। लेकिन कब, अगर तुमने एक्सेस डिमांड वाला क्वेश्चन करा है, और एक्सेस डिमांड वाला क्वेश्चन भी सारा यहीं से याद करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग चैप्टर में भी फंक्शंस थे सेंट्रल बैंक के, वहां पर भी वो तुम याद करा हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन दिख तो बहुत बड़े बड़े रहे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन माल तो सारा एक ही बार याद करना है ना यार, बार बार थोड़ी याद करेंगे, हम पागल थोड़ी हैं। तो अब अगर मैं तुम्हें इसका आंसर दिखा रहा हूं, तुम इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, सिर्फ हेडिंग्स याद कर लेना, सेम हेडिंग है, वहां डिक्रीज है यहाँ इंक्रीज है,
ठीक है, वहाँ इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज है, बस उल्टा करा हुआ है, रिवर्स करा हुआ है। वहाँ इंक्रीज इन बैंक रेट था, इंक्रीज इन रेपो रेट था, ठीक है, वहाँ भी ये इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज है, सब उल्टा उल्टा करा हुआ है। ओपन मार्केट, डिक्रीज इन लीगल, बस इंक्रीज डिक्रीज चेंज करना है, बाकी सारा का सारा तुम देखोगे सेम सा ही आंसर है। तो एक बार बस स्क्रीनशॉट्स लगा लो। क्वालिटेटिव में भी सेम है, वहाँ इंक्रीज था, ये डिक्रीज है। मॉरल सुएशन बस उल्टा बोलेंगे अब, ठीक है, जो पहले बोला था उसका रिवर्स बोलेंगे। यहाँ पर भी सेम पॉइंट है, सेम हेडिंग है, तो कोई एक ही आंसर आपको करना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। एक है एडीएस अप्रोच और एक है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये एडीएस का अप्रोच का है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो पेपर में, या तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगी या फिर थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछेगा। तो आप दोनों देख लो, दोनों आपका कौन सा है, एडीएस अप्रोच का ही सवाल है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, इसका मीनिंग है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब हो गया कि व्हेन एडी इज इक्वल टू एस, मतलब मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी उस पॉइंट पर क्या इनकम है। जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट पर क्या इनकम है, जो भी इनकम होगी वही हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो जाएगी। तो अब इसमें देखो तुम्हें पेपर में क्या करना है, पहले मैं तुम्हारे को ये समझा देता हूं। एक तो ये टेबल तुम्हें याद करके जाना है, ये टेबल तुम्हारे को याद करके जाना है, और ये डायग्राम भी आपको बनाकर आने हैं। 6 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, ये तुम्हें करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर खाली इनकम नहीं लिखना, इनकम भी लिखना है, आउटपुट भी लिखना है, एम्प्लॉयमेंट भी लिखना है। तीनों की तीनों चीजें तुम्हारे को एक्स एक्सिस को डिफाइन करते हुए लिखनी है, ये चीज याद रखना। अब एडी और एएस वाली लाइन को ना ऐसे बॉक्स में बनाकर आ जाना, पेपर में एडी और एएस वाली लाइन को बॉक्स में बना के आ जाना। चेकर को फटाफट दिखना चाहिए एडी और एएस इक्वल कौन सी वाली लाइन में तुमने करें, और ये याद करके जाना। कोई भी ये मत सोचना कि मैं लैंग्वेज या टेबल की वैल्यू उस टाइम बना लूंगा तो काम चल जाएगा। देखो एडी एएस यहाँ बराबर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडी एएस से बड़ा है और नीचे क्या है, एडी एएस से छोटा है। तो अगर एडी यानी कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसका मतलब है लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं और उतनी गुड्स की सप्लाई नहीं है। अब इसका मीनिंग सुनो, मीनिंग समझो, मैं तुम्हें मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है, इसका मैं तुम्हें मीनिंग ये समझाता हूँ। तुम एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो दुकानदार है, अभी तुम्हारे घर के पास वाला अगर दुकानदार है, तुम उसके पास मान लो वो चीनी बेच रहा है, अगर तुम्हारे घर के पास वाला दुकानदार चीनी बेच रहा है, कोई भी दुकानदार ये चाहेगा कि मेरे पास अगर जितने भी किलो चीनी पड़ी है सारी आज बिक जाए, ऐसा तो नहीं चाहेगा ना, कल सुबह के लिए भी कुछ तो माल होना चाहिए। तो ये होती है हमारी इन्वेंट्री, कितनी हमारे को बचा के रखनी है। तो अब अगर मान लो डिमांड ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो उसकी जो प्लान्ड इन्वेंट्री थी, प्लान्ड इन्वेंट्री मतलब उसे लग रहा था रात को जब मैं दुकान बढ़ाऊंगा, दुकान बंद करूंगा, तो इतने किलो चीनी तो मेरी नहीं बिकी होगी, जो मेरा अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो अगर डिमांड ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो उसकी चीनी ज़्यादा बिक जाएगी। तुम अगर गए और तुम उसकी पूरी दुकान में जितना भी माल पड़ा सारा खरीदा है, तो उसकी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, उसकी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से, उसकी उम्मीद से ज़्यादा नीचे चली जाएगी। प्लान्ड इन्वेंट्री उसकी उम्मीद से ज़्यादा नीचे चली जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि उसको अपने गुड्स की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो ये होता है एडी ग्रेटर देन एएस की सिचुएशन। अगर उल्टा हो, एडी लेस देन एएस हो, तो अब जो उसकी प्लान इन्वेंट्री है, मतलब उसे लग रहा था कि भाई रात को तो सिर्फ मेरे पास 10 किलो चीनी ही बचेगी, बाकी मैं बेच दूंगा, लेकिन लोगों ने तो कोई डिमांड ही नहीं किया, तो 10 किलो की जगह हो सकता है उसकी 12 किलो चीनी बच गई, बहुत ज़्यादा चीनी बच गई हो। तो अब उसकी प्लान इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है, तो उसे अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई आंसर में आपको कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कीनीशियन थ्योरी, ये लिख देना कीनीशियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट, एएस का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस एस, वो हमने आगे लिखा, यहाँ पर लिखा, मैं अभी बता दूंगा। तो एडी दो तरीकों से बनता है, सी प्लस है ना, एक अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये तो याद तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब फिर कह रहे हैं सो एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई कर्व इन द इनकम डिटर्मिनेशन। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसका डेफिनेशन, एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द नेशनल इनकम। एएस तुम्हारा नेशनल इनकम होता है ना, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता होना चाहिए। इट इज डिपेक्टेड बाय अ 45 डिग्री लाइन, ये भी याद होना चाहिए, एएस हमेशा 45 डिग्री की लाइन होती है। सिंस द इनकम रिसीव्ड इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, द एएस कर्व, एएस कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो तुम्हारी कमाई है या तो तुम कंज्यूम करोगे या फिर तुम बचा लोगे, तो एएस का फॉर्मूला क्या है, यानी कि इनकम का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। तो ये
एक मिनट, विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो जो अंडरलाइन करा है इसको आपको ज़रूर से याद करना है, ठीक है। ये अंडरलाइन जो करा है इसको ज़रूर से याद तुम्हें करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये बुलेट पॉइंट्स मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट देखो, कह रहा है ई पॉइंट वो पॉइंट है, ई पॉइंट कह रहा है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि ADS बराबर है। देखो AS ये है, ये वाली लाइन AS है 45 डिग्री वाली लाइन, ये और AD जहां पर मिल रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरएक्शन है वही क्या है, वहां कट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही क्या है तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट द लेवल ऑफ डिजायर्ड स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मतलब AD एग्जैक्टली इक्वल्स द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट यानी कि AS, ठीक है। AD और AS यहाँ पर क्या है, बराबर है। क्यों बराबर क्यों है भाई, कोई भी मैथमेटिकली दो कर्व जहाँ भी मिलते हैं ना, जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उन दोनों कर्व्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे AD इक्वल्स AS लिखे थे। ग्राफ और टेबल आपको या स्केड्यूल आपको जरूर से बनाकर आना है। OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब अगर यहाँ मिला है E इक्विलिब्रियम है तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाई तो ये तुम्हारा OY हो गया। ये कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, मतलब इकोनॉमी में इतनी वैल्यू के उस टाइम आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। इन टेबल 8.1 द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 400। तो ये हमारे पास इनकम वगैरह गिवन है, ADS 400 यहाँ से देखकर लिखी है, और व्हेन AD इक्वल्स AS लिख रहा है। इट इज अ सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इफेक्टिव डिमांड पे तुम्हारा अगर क्वेश्चन आ गया तो भी यही है, इफेक्टिव डिमांड पे तुम्हारा क्वेश्चन आ गया तो भी यही काम करके आना है। ADS अप्रोच क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा इफेक्टिव डिमांड समझाओ, तो यही सारा आंसर करके आना है। ये जो सारा आंसर तुमने करा है ना, इफेक्टिव डिमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं और सारा आंसर तुम्हारा यही होगा। तो ये पूरा पॉइंट तुम्हें याद करना है इफेक्टिव डिमांड का। इसके बाद तुम्हारे को कंडीशंस एक्सप्लेन करनी है। व्हेन AD इज लेस देन AS, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से तब क्या होता है, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई से तब क्या होता है। प्लान इन्वेंट्री पे, जैसे वो दुकानदार और चीनी वाला एग्जांपल लिया था ना, वो यही वाला पॉइंट मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्लान इन्वेंट्री कम हो जाएगी उम्मीद से, तो इसका मतलब उसको अपनी प्लान इन्वेंट्री बाद में बढ़ानी पड़ेगी। और वाइस वर्सा, इसमें अभी पहले सारा बताया था। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ना आपको बोल देगा, इसी क्वेश्चन में ना एक और क्वेश्चन डाल देगा कि अगर ADS की इक्वल नहीं है तब क्या होता है वो बताओ। अगर ADS की इक्वल नहीं है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाले क्वेश्चन में तब क्या होता है वो भी बताओ। तो वो क्वेश्चन में इसी लॉन्ग क्वेश्चन में एज एन एक्सटेंशन पूछ सकते हैं, तो ये आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। या तो पिछला क्वेश्चन आ सकता है या ये आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा अगर आएगा तो। अब ध्यान से देखो, ये वही क्वेश्चन है। ADS अप्रोच में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है, AD क्या होता है C+I, AS क्या होता है C+S। AS मतलब इनकम, या तो खाएंगे या फिर बचाएंगे, तो C से C कटेगा। अगर AD AS के बराबर है, C से C कटा तो यानी कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स क्या आ गई, सेविंग्स आ गई। तो यही सेम फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें इसका आंसर दिखाऊंगा। टेबल जो था ना, टेबल में तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। सेम टेबल है, बस यहाँ पे ADS का कॉलम मत बनाना, कंजम्पशन सेविंग इन्वेस्टमेंट का बनाना। ADS वाला जो C+S था वो मत बनाना, बाकी सारा टेबल सेम है। तो दोनों में एक ही टेबल आपको याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बाद में आपको ये पूछेगा कि अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, यानी कि अगर अनईक्वल है, तो वो दो सिचुएशन बता दो। तो अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अनईक्वल हैं तो दो सिचुएशंस क्या होंगी, या तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है, एक सिचुएशन ये होगी। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, या तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम होगा। अब सेविंग्स अगर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब लोग पैसा बचा ज़्यादा रहे हैं। अगर लोग पैसा बचा ज़्यादा रहे हैं, इसका मतलब लोग पैसा खर्च कम कर रहे हैं, वो अपने खर्चे नहीं कर रहे। तो अगर खर्चे नहीं कर रहे तो जो फर्म्स हैं उनकी जो डिज़ायर्ड इन्वेंट्री है, जो उनकी डिज़ायर्ड इन्वेंट्री है, ठीक है, अगर कोई खर्चा ही नहीं करेगा, मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, मुझे ऐसा लगता है आज 10 किलो इतना तो सामान बिक ही जाएगा, लेकिन अगर लोग पैसा बचाएंगे, खर्च ही नहीं करेंगे, तो जो मेरी इन्वेंट्री है वो क्या होगी, वो ज़्यादा बच जाएगी ना। अगर लोग माल ही नहीं खरीदेंगे तो मेरी इन्वेंट्री क्या है, ज़्यादा बच जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर सेविंग्स कम हो रही है, इसका मतलब लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं अगर दुकानदार हूँ, मुझे लग रहा था कि आज मेरे पास 10 किलो सामान बचेगा, लेकिन लोग क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, हो सकता है मेरे पास सामान 7 किलो ही बचे, ठीक है। जो मेरी प्लान इन्वेंट्री है वो डिज़ायर्ड जितना मैं चाह रहा था उससे कम वाले लेवल पर आ जाए, ठीक है। तो ये इफेक्ट आता है सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट में और सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट में। ये कॉन्सेप्ट था। एग्जाम में कैसे लिखना है मैं आपको अभी दिखाता हूँ आंसर। तो इसका मतलब यही है कि अगर सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं तो भाई
कंजम्पशन कम होगी तो जो फर्म्स हैं उनको जो भी लग रहा था इतना माल बचेगा उससे ज़्यादा माल बच जाएगा, क्योंकि लोगों ने माल खरीदे नहीं, वो पैसा बचा रहे हैं। और वही चीज़ है वहाँ पर नीचे प्लान इन्वेंट्री कम हो जाएगी। अब देखो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, टेबल मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। और सेम चीज़ है यार यहाँ पे व्हेन प्लान्ड, अच्छा ये प्लान्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू प्लान्ड, ये प्लान्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे आंसर में होना चाहिए प्लान्ड वर्ड, ठीक है। तो टेबल वही वाला है, एडीएस का कॉलम नहीं बनाना। नेक्स्ट देखो, अगर तुम ग्राफ देखोगे यहाँ पे, ग्राफ को अगर तुम ध्यान से समझोगे तो ये एडी हमें बनाना आता है, ठीक है। एडी पहले जैसे ये आपका एएस 45 डिग्री लाइन है और नीचे उसने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का अलग बनाया। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सेविंग्स तुम्हें याद होगा यार, हम पूरे चैप्टर में सेविंग्स कब बनाते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से वो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेविंग्स कब हो जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कहाँ करेगा, जहाँ पर एडी इक्वल्स एएस होता है, जहाँ पर एडी इक्वल्स एएस होता है उसी पॉइंट पर ही तो सेविंग्स इक्वल इन्वेस्टमेंट होगा। जहाँ पर एडी इक्वल एएस होता है उसी पॉइंट पर तो इनकम कह रहे हो इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होगा। तो यानी कि ये चीज़ तुम्हारे ग्राफ में भी दिखेगी, जिस पॉइंट पे एडी और एएस बराबर है वही पॉइंट नीचे लेकर आ गए तो उसी पॉइंट पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट काटनी है। ये जॉइंट जरूर दिखाना, ये जॉइंट नहीं दिखाओगे नंबर कटेंगे। और दूसरी चीज़ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें आपको अपने आंसर में लिख कर आनी है। आगे देखो एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट कर्व को डिफाइन करना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। सेविंग्स कर्व हमेशा ऊपर जाती है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोग पैसा बचाएंगे, उनकी बचत बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी यानी कि टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो सेविंग्स कर्व हमारा ऊपर जाएगा। तो ये आप बता दोगे। एग्जांटे वर्ड अपने आंसर में जरूर लिखना, थोड़ा इकोनॉमिक्स वाला आंसर लगेगा एग्जांटे वर्ड अगर होगा, ठीक है। प्लान्ड वर्ड को थोड़ा टेक्निकली हम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है, ये पिछले में भी बताना था, इसमें भी आपको बताना है। और फिर अमाउंट बता देना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का 400 करोड़। तो ये चीज़ें कुछ ज़रूर बनानी है। ये ब्लू वाला पोर्शन बेशक मत लिख कर आना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा था, सेविंग्स अगर ज़्यादा होती हैं तब क्या होता है, सेविंग्स अगर कम होती है इन्वेस्टमेंट से तब क्या होता है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था इसी क्वेश्चन में भी, और पिछले में जब दुकानदार और चीनी वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें भी ये बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे को करके जाने मोर देन इनफ है, तुम्हें पास कंफर्म करा देंगे। इतने बड़े यूनिट में से सिर्फ मोटे मोटे जो क्वेश्चन थे ना, जहाँ से तुम्हारा मिनिमम 3 का या 6 का आएगा, प्लस न्यूमेरिकल्स मैंने तुम्हें करा दिए। ये करके जाओगे, कीवर्ड्स लिख कर आओगे, हेडिंग्स याद करे जाओगे, 100% तुम पास हो जाओगे। और एक डेडिकेटेड वीडियो पूरी मैक्रो के न्यूमेरिकल्स का मैं लेकर आऊँगा, तो वो वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तुम्हारा नेशनल इनकम और मतलब गवर्नमेंट बजट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट कहीं से भी आ सकता है, जहाँ से भी आ सकता है, जो भी चैप्टर से आ सकता है, हर चैप्टर को मैं करवा दूंगा। तो ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।